नमस्कार, भारत की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सालम। भारत का हूं, भारत की बात करता हूं। 4 जून को यानी आज से ठीक 42 दिन बाद लोकसभा चुनाव के नतीजे आने हैं। दूसरे चरण के लिए प्रचार 24 अप्रैल यानी कल शाम थमने वाला है, लेकिन उससे पहले आम आदमी पार्टी ने बड़ा दांव चल दिया है। चुनावी माहौल के बीच छाए इंसुलिन विवाद में केजरीवाल की पार्टी ने बजरंग बली की एंट्री करवा दी है। पार्टी दावा कर रही है कि हनुमान जी ने केजरीवाल के लिए संजीवनी भेज दी। मैं आपको इसके पीछे की पूरी कहानी आज बताऊंगा। साथ ही बात होगी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की, जो चुनावी जंग में यूं तो प्रधानमंत्री मोदी के विरोधी हैं, फिर उन्हीं के पद चिन्हों पर क्यों चल रहे हैं। आखिर इस दावे के पीछे का सच क्या है, आपको पॉलिटिक्स की इस रेस की पूरी हकीकत आज दिखाऊंगा। इसके अलावा भारत की बात में आज पुतिन की भी बात होगी, क्योंकि देश में चल रहे सबसे बड़े चुनाव में रूस के राष्ट्रपति की एंट्री हो चुकी है। यह कैसे हुआ, इसकी वजह क्या रही, मैं यह भी आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले बात 24 के अखाड़े के हनुमान दांव की। पीएम मोदी ने आज राजस्थान के टोंक में कांग्रेस पर बड़ा हमला बोलते हुए बड़ी बात कह दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के राज में हनुमान चालीसा पढ़ना भी गुनाह हो जाता है। तो यूपी के एक सभा में सीएम योगी ने कह दिया कि कांग्रेस शरिया का राज लाना चाहती है, इसने चुनावी गर्माहट पैदा कर दी है। कांग्रेस के राज में हनुमान चालीसा सुनना भी गुनाह हो जाता है। मंगलसूत्र वाले बयान पर शोर अभी थमा भी नहीं था कि मंगलवार को बात हनुमान चालीसा तक पहुंच गई। पीएम मोदी ने आरोप लगा डाला कि कांग्रेस के राज में तो हनुमान चालीसा पढ़ना ही गुनाह बन गया है, आस्था का पालन भी मुश्किल हो गया है। ये कांग्रेस की कर्नाटका की सरकार का काम देखिए। अपनी छोटी सी दुकान में एक गरीब आदमी भक्ति भाव से प्रभु हनुमान जी का स्मरण करते हुए हनुमान चालीसा सुन रहा था, उसको लहू लहान कर दिया गया। प्रचार का मंच राजस्थान का था। पीएम मोदी ने कर्नाटक का उदाहरण दिया, लेकिन संदेश पूरे देश के लिए था। विपक्षी दलों के राज में हिंदू आस्था पर खतरे की बात सिर्फ पीएम मोदी ही नहीं कह रहे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी इसी पिच पर बैटिंग करते नजर आए। कांग्रेस के राज में अपनी आस्था का पालन करना भी मुश्किल हो जाता है। कांग्रेस के लोग अपने घोषणा पत्र में इस बात की चर्चा करते हैं कि हम व्यक्तिगत कानून को लागू करेंगे, यानी शरिया कानून लागू करेंगे। पीएम मोदी ने मंगलसूत्र वाला बयान रविवार को दिया था। इसमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान पर तंज किया गया था। विपक्ष इस पर हमलावर है तो बीजेपी और भी आक्रामक। एबीपी न्यूज से बातचीत में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर जवाबी सवाल दाग दिया। पूरा देश जानता है कि मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के संसाधन पर माइनॉरिटी का पहला अधिकार है। अब मैं कांग्रेस के लोगों को पूछना चाहता हूं, इसका मतलब क्या है? बात निकली है तो दूर तलक जा रही। यूपी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का एक पोस्ट भी सुर्खियों में है। सोशल मीडिया पर मौर्य ने लिखा, 2024 लोकसभा चुनाव 80% बनाम 20% का है। इसके बाद केशव प्रसाद मौर्य ने पीएम मोदी के बयान की चर्चा की। प्रधानमंत्री जी का बयान तुष्टिकरण वाला नहीं, संतुष्टिकरण वाला है। इस बीच अमरोहा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस उम्मीदवार दानिश अली पर बड़ी टिप्पणी कर दी। रहेंगे भारत में, खाएंगे भारत में और भारत माता की जय जयकार नहीं करेंगे, ये कैसे चल सकता है? बीजेपी की तरफ से किए जा रहे इन तीखे हमलों पर कांग्रेस ने पलटवार किया। The BJP is on a back foot. The real core issues of people matter. By distracting the people and talking about contentious issues, divisive issues, will not yield any benefits. The speeches of the BJP leaders is also very alarmist. राजस्थान से लेकर पश्चिम बंगाल और दिल्ली से यूपी तक इस जुबानी संग्राम ने चुनावी तपिश को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के टोंक में हनुमान चालीसा वाला बयान देकर एक नई लकीर खींची है। अयोध्या और द्वारका के अपमान के आरोपों के बाद यह कांग्रेस पर नया हमला है।
चुनावी इतिहास में टोंक को टर्निंग पॉइंट वाले बयान के लिए जाना जाता रहा है। कैसे? देखिए, 2019 के चुनाव के दौरान टोंक में दिया गया पीएम मोदी का भाषण टर्निंग पॉइंट साबित हुआ था। पीएम मोदी ने पुलवामा हमले के 9 दिन बाद टोंक में आतंकवाद की फैक्ट्री पर ताला लगाने का ऐलान किया था। इसी टोंक में पीएम मोदी ने कहा था कि एक एक करके पाकिस्तान से हिसाब लिया जा रहा है। तब प्रधानमंत्री ने कहा था कि इंसानियत के दुश्मनों का चुन चुन कर हिसाब होगा। इसके ठीक 3 दिन बाद पाकिस्तान के बालाकोट में घुसकर भारत ने एयर स्ट्राइक की थी, जिसने चुनाव का रुख ही बदल दिया था। खैर, ये तो बात टोंक की हुई और अब बढ़ते अगर बात दिल्ली की, क्योंकि चुनाव का रुख बदलने की कोशिश आम आदमी पार्टी भी कर रही है। कैसे, वो मैं आपको बताता हूं। हनुमान जयंती पर आम आदमी पार्टी ने सॉफ्ट हिंदुत्व का बड़ा दांव चला। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कनॉट प्लेस के प्राचीन हनुमान मंदिर में पूजा की। सुनीता केजरीवाल ने बताया कि उन्होंने हनुमान जी से दिल्ली वालों और केजरीवाल की सलामती की दुआ मांगी है। दूसरी तरफ दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भव्य शोभा यात्रा निकाली। इसमें हनुमान जी के हाथों में इंसुलिन की बोतल थी। देखिए ये खास रिपोर्ट। हनुमान जी के हाथों में इंसुलिन। हनुमान जी की गदा पर इंसुलिन और हनुमान जी के चौखट पर सुनीता केजरीवाल। मंगलवार को हनुमान जयंती का संयोग बना तो चुनावी मौसम के बीच आम आदमी पार्टी की रणनीति में बजरंग बली के सारे बिंब प्रतिबिंब दिखाई देने लगे। हाथों में पूजा की थाली लेकर सुनीता केजरीवाल कनॉट प्लेस के प्राचीन हनुमान मंदिर पहुंच गईं। हनुमान बाबा सबको सद्बुद्धि दे, मंगल करे, सबके कष्ट दूर करे। मेरे भी ये वही हनुमान मंदिर है जहां हनुमान जयंती पर अरविंद केजरीवाल हर साल जाया करते थे। इस बार शराब घोटाले के आरोप में गिरफ्तार है, इसलिए जिम्मेदारी सुनीता केजरीवाल ने संभाली। हनुमान जयंती के मौके पर भले ही अरविंद केजरीवाल इस बार मंदिर के दर्शन के लिए न पहुंच पाए हों, लेकिन वो उनकी तरफ से आई हैं आशीर्वाद लेने के लिए। अरविंद केजरीवाल की कोशिश रहती थी कि हनुमान चालीसा का पाठ अक्सर वो करते हुए नजर आते थे, हनुमान जयंती के मौके पर मंदिर जाते थे। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश जो है वो इस वक्त सुनीता केजरीवाल अरविंद केजरीवाल की अनुपस्थिति में करने की कोशिश कर रही हैं। लोकसभा के लिए चुनावी जंग के बीच मैसेजिंग का एक मोर्चा सुनीता केजरीवाल ने तो दूसरा मोर्चा दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने संभाल लिया। शोभा यात्रा हनुमान जयंती की थी, लेकिन जिक्र हर जगह हर बार इंसुलिन का किया गया। सौरभ जी, अब तो इंसुलिन मिल गई है तिहाड़ जेल के भीतर, फिर ये इस तरीके से इंसुलिन लगाने की जरूरत क्या है? नहीं, इन्हीं की वजह से मिली है इंसुलिन। तिहाड़ जेल ने तो इंसुलिन दी नहीं, केंद्र सरकार ने इंसुलिन नहीं दी। सारे कैदियों को इंसुलिन मिल रही है, बताया गया। जेल में इंसुलिन उपलब्ध भी थी, फिर भी नहीं दी जा रही थी, क्योंकि मुख्यमंत्री को मारने की तैयारी थी। अब हनुमान जी के आशीर्वाद से उन्होंने अपने भक्त के संकट को हरने के लिए इंसुलिन लाए हैं, अपने जन्मदिन पे लाए हैं, अपने जन्मोत्सव पे लाए हैं। सौरभ भारद्वाज का इशारा तिहाड़ से आई उस खबर की तरफ है जिसमें बताया गया कि डॉक्टरों की सलाह पर आखिरकार केजरीवाल को इंसुलिन की वो खुराक दे दी गई जिसके लिए उनके साथी 27 मार्च से ही मोर्चा खोलकर बैठे थे। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आम आदमी पार्टी के दावे के मुताबिक हनुमान जी ने इंसुलिन भले दिलवा दी हो, लेकिन अगर जमानत की बात करें तो केजरीवाल बजरंग बली की कृपा से शायद चूक गए। कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 7 मई तक बढ़ा दी है। देखिए, केजरीवाल भले ही जेल में है, लेकिन उनकी नजर पार्टी की चुनावी तैयारियों पर बनी हुई है। आम आदमी पार्टी दोहरी चुनावी रणनीति पर काम कर रही है। इसके जरिए आम आदमी पार्टी बीजेपी के कोर वोट बैंक में सेंध लगाना चाहती है। आम आदमी पार्टी को लग रहा है कि फ्री बिजली पानी वाली स्कीम के साथ
सॉफ्ट हिंदुत्व का कॉकटेल इसमें मददगार हो सकता है। इसलिए राम लहर पर सवार बीजेपी को टक्कर देने के लिए आम आदमी पार्टी ने हनुमान कार्ड चल दिया है। अगर निशाना सही बैठा तो केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में इसका फायदा मिल सकता है। लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद हरियाणा और दिल्ली में विधानसभा चुनाव होंगे। यह स्ट्रैटेजी आम आदमी पार्टी को यहां भी फायदा पहुंचा सकती है, ऐसा रणनीतिकारों का आम आदमी पार्टी के मानना है। इसलिए केजरीवाल एक खास पैटर्न पर काम कर रहे हैं। इसे अब यूं समझिए, केजरीवाल 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं हुए थे। उस दिन उन्होंने अपने विधायकों और मंत्रियों के साथ दिल्ली में सुंदरकांड का पाठ किया था। 20 जनवरी से केजरीवाल सरकार ने सरकारी खर्च पर दिल्ली में 3 दिन की रामलीला का मंचन करवाया। 16 जनवरी को केजरीवाल और उनकी पत्नी सुनीता रोहिणी के प्राचीन श्री बालाजी मंदिर में सुंदरकांड पाठ कार्यक्रम में शामिल हुए। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं अखिलेश यादव। जी हां, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो यूपी के चुनावी मैदान में एक दिलचस्प सवाल पूछा जा रहा है। सवाल है कि जहां जा रहे हैं मोदी, वहां फौरन क्यों जा रहे विरोधी। सवाल अखिलेश यादव से जुड़ा है। दरअसल वो बारी बारी से उन लोकसभा सीटों पर प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं जहां पीएम मोदी प्रचार कर चुके हैं। कल प्रधानमंत्री अलीगढ़ में थे तो आज इसी लोकसभा सीट पर अखिलेश यादव ने चुनाव प्रचार किया। एक तरह से देखा जाए तो यह अखिलेश यादव की हिसाब बराबर करने वाली सियासी रेस है। आजादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय 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 अखिलेश, जय अखिलेश, जय अखिलेश। जोश और उत्साह ऐसा दिखाई दे रहा है कि अलीगढ़ वाले इस बार सब रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं। वही लाल टोपी, वही गुलाबी गमछा और बीजेपी पर हमले का वही पुराना अंदाज। ये जो गारंटी देते घूम रहे हैं, ये गारंटी उसी तरह की है जैसे कोरोना में हमसे और ताली थाली बजवाई थी। ये लोगों को गारंटी नहीं घंटी दे दी है कि जाओ बजाते रहो। जो ये गारंटी है जुमले से 10 साल लंबी है। यूपी के अलीगढ़ से अखिलेश यादव ने किसानों पर बात की, महंगाई और बेरोजगारी पर बात की, पेपर लीक के साथ साथ अग्निवीर का मुद्दा उठाया और अलीगढ़ के ताले का ऐसा जिक्र किया कि दिल्ली से लेकर लखनऊ तक सियासत गर्मा गई। मैं अलीगढ़ वालों से कहूंगा कि एक ऐसा ताला बनाओ, हम सब लोग मिलकर के भाजपा के गलत मंसूबे हमेशा हमेशा के लिए ताला लगा दें। ये जो मंसूबे हैं उनके नफरत फैलाने के, ऐसा ताला लगा देना कि हमेशा हमेशा के लिए नफरत बंद हो जाए। चुनाव प्रचार अलीगढ़ में हो तो ताले का जिक्र हर कोई करता है। आज अखिलेश यादव ने किया और कल पीएम मोदी करके गए थे। अखिलेश की अपील नफरत पर ताला लगाने की थी और पीएम मोदी परिवारवाद पर बरस रहे थे। और पिछली बार जब मैं अलीगढ़ आया था तब मैंने आप सबको अनुरोध किया था कि सपा और कांग्रेस के परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की फैक्ट्री में ताला लगा दीजिए। और आपने ऐसा मजबूत ताला लगाया कि दोनों शहजादों को आज तक इसकी चाबी नहीं मिल रही। अलीगढ़ वो लोकसभा सीट है जहां पिछली बार बीजेपी प्रत्याशी की जीत 2 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से हुई थी, वो भी तब जब अखिलेश और मायावती एक साथ थे। लेकिन अखिलेश यादव को लगता है कि अब अलीगढ़ का जमीनी माहौल बदल चुका है। ये भी भ्रष्टाचारी हैं, अपराधी हैं, सब इनकी गोदाम में पहुंच गए हैं, भारतीय जनता पार्टी की गोदाम में। और जब से इलेक्टोरल बॉन्ड की बात आती है, इनका इलेक्टोरल बॉन्ड ने बैंड बजा दिया। अखिलेश यादव हर चुनावी मंच से इसी तरह की बातें कर रहे हैं। बीजेपी को कभी संविधान बदलने के मुद्दे पर घेरते हैं तो कभी इलेक्टोरल बॉन्ड पर, और दावा यहां तक है कि इस बार एनडीए 400 पार नहीं बल्कि 400 हार की तरफ बढ़ रही। ये लोग जो 400 पार का नारा दे रहे हैं, ये जनता की नाराजगी का सामना नहीं कर पाएंगे। इस बार 400 हारने जा रहे हैं। 400 पार नहीं, 400 हारेंगे ये लोग। देखिए, सिर्फ अखिलेश यादव ही नहीं, उत्तर प्रदेश की सियासी जमीन पर पूरा इंडिया गठबंधन इसी रणनीति के तहत चुनावी मैदान में है। इस रणनीति को मैं आपको विस्तार से समझाता हूं। देखिए,
31 मार्च को पीएम मोदी ने मेरठ में अरुण गोविल के लिए चुनाव प्रचार किया था। यह यूपी में पीएम मोदी की पहली रैली थी, जबकि अखिलेश यादव ने 20 अप्रैल को मेरठ में जनसभा की। प्रधानमंत्री 6 अप्रैल को चुनाव प्रचार के लिए सहारनपुर पहुंचे थे, जबकि प्रियंका गांधी ने 17 अप्रैल को सहारनपुर में कांग्रेस प्रत्याशी इमरान मसूद के लिए प्रचार किया। 6 अप्रैल को ही पीएम मोदी ने गाजियाबाद में रोड शो किया था। जवाब में अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने 17 अप्रैल को गाजियाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। प्रधानमंत्री ने 9 अप्रैल को पीलीभीत में जनसभा की थी। इसके जवाब में अखिलेश यादव ने 12 अप्रैल को पीलीभीत में जनसभा की। यह अखिलेश यादव की पहली रैली थी। इसके बाद पीएम मोदी ने 19 अप्रैल को अमरोहा में जनसभा की थी, जबकि राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने ठीक एक दिन बाद 20 अप्रैल को अमरोहा में संयुक्त रैली की। 22 अप्रैल को पीएम मोदी अलीगढ़ में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे थे और इसके अगले ही दिन 23 अप्रैल को अखिलेश यादव ने अलीगढ़ में चुनाव प्रचार किया। तो यह समाजवादी पार्टी की रणनीति, यानी पहले पीएम मोदी का प्रचार हो रहा है और उसके बाद इंडिया गठबंधन के नेता उस लोकसभा सीट पर प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं। खैर, ये बात उत्तर प्रदेश की थी। अब बढ़ते आगे और अब बात करते हैं बिहार की। नीतीश कुमार ने आज मुस्लिम वोटरों को सीधा संदेश दे दिया। संदेश था कि जब हम हैं तो क्या गम है, यानी हमारे रहते किसी दूसरी पार्टी के बारे में क्यों सोचना। सबसे ज्यादा मुस्लिम बहुल सीट किशनगंज में प्रचार करते हुए नीतीश ने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन को वोट दिया तो फिर हिंदू मुसलमान झगड़े की वापसी हो सकती है। बिहार की वो इकलौती लोकसभा सीट जहां करीब 68% वोटर मुसलमान हैं। बिहार की वो इकलौती सीट जिस पर कांग्रेस का पिछले 15 साल से कब्जा है। अब उसी सीट को इंडिया गठबंधन से छीनने के लिए यहां नीतीश कुमार मैदान में उतर आए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश ने यहां वोटरों को सावधान किया कि अगर इंडिया गठबंधन को वोट दिया तो कल क्या होगा पता नहीं। आज जो गड़बड़ कर रहा है इसी को ले आइएगा, आप जान लीजिए कि फिर झगड़ा शुरू और फिर मारपीट और क्या क्या होगा कुछ पता नहीं। अकेला हम हैं और ये सब काम कराए, तो भूलिएगा मत। किशनगंज बिहार की वो सीट है जहां इस वक्त आरजेडी और कांग्रेस के दिग्गजों के साथ ही एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी सबसे ज्यादा जोर लगा रहे हैं। यहां मुकाबला त्रिकोणीय है। कांग्रेस ने सिटिंग सांसद मोहम्मद जावेद को फिर से मैदान में उतारा है, तो एनडीए की तरफ से जेडीयू के मुजाहिद आलम मैदान में है। इस जंग को एआईएमआईएम के अख्तर उल ईमान ने त्रिकोणीय बना डाला है। तो अख्तर उल ईमान साहब बहुत सीनियर लीडर हैं और उनका जो परफॉर्मेंस रहा है किशनगंज की जनता पूरी तरह वाकिफ है, जानती है और वो एक चाह रही है कि यहाँ पर एक बदलाव लाया जाए, एक नया सांसद चुनकर। किशनगंज में सारा दारोमदार मुस्लिम वोटरों पर है। वो जिस तरफ ज्यादा झुकेंगे जीत की संभावना उधर ही बनेगी। हिंदू और मुस्लिम झगड़ा को हम लोगों ने जो खत्म कर दिया, कब्रिस्तान की घेराबंदी कितना करा दिए, पहले कितना झगड़ा होता था। मुस्लिम वोटरों को लुभाते लुभाते नीतीश कुमार ने यहाँ लालू परिवार पर एक बार फिर जमकर निशाना साधा। आपसे फुटवा मांगने आएंगे और 9 गो बाल बच्चा पैदा किया। ये कोई तरीका है कि 9 गो बाल बच्चा पैदा करे? लोग अपना बीवी को बनावे, अपना लड़का को बनावे, अपने बेटी को बनावे, ये कोई तरीका है? नीतीश के धुआंधार हमले पर तेजस्वी यादव की पैनी निगाहें टिकी थी। भागलपुर से उन्होंने सीधा पलटवार किया। आप बताइए 17 साल में क्या किया? मुद्दे की बात कीजिए। आज लोगों को नौकरी देना शुरू किया, ये सारा काम चल रहा था, लेकिन बीजेपी वाला हाईजैक कर दिया चर्चा के। साफ है कि चुनावी जंग में अब निजी हमलों से बचने का दौर खत्म होता दिख रहा है। देखिए, किशनगंज पूरे देश में मुस्लिम वोट बैंक की सियासत के लिए बेहद हॉट सीट मानी जाती है। इसे समझने के लिए इस सीट का इतिहास जानना बेहद जरूरी है। बिहार की किशनगंज सीट की अगर बात करें तो इस सीट पर 1957 से लेकर 2019 तक जितने चुनाव हुए उसमें सिर्फ एक बार हिंदू उम्मीदवार की जीत हुई। वो साल 1967 था जब प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के लखन लाल कपूर यहां से सांसद बने थे। इस अपवाद को छोड़कर किशनगंज से हमेशा मुस्लिम उम्मीदवार ही जीतते आए हैं। 1999 में किशनगंज में बीजेपी के सैयद शाहनवाज हुसैन ने जीत हासिल कर सबको चौंका दिया था। तब मुकाबला त्रिकोणीय था और आरजेडी और एनसीपी के साथ बीजेपी मैदान में थी। मुस्लिम वोट बंटने का फायदा सीधे बीजेपी को मिला था और सैयद शाहनवाज हुसैन ने
6,488 वोट से जीत हासिल कर दी और सबको चौंका दिया था। यानी मुस्लिम वोट बंटने से चौंकाने वाले नतीजे मुमकिन है। खैर, ये तो बात हुई बिहार की। अब बात करते हैं विपक्षी नेताओं के उस बयान की जिसने देश के लोकसभा चुनाव को रूस से जोड़ दिया है। जी हां, आखिरकार क्या है ये बयान, अब मैं आपको वो बताता हूं। 2024 के लोकसभा चुनाव में रूस के राष्ट्रपति पुतिन की एंट्री हो चुकी है। यह एंट्री कराई है इंडिया गठबंधन के नेताओं ने। महाराष्ट्र से लेकर कश्मीर तक पुतिन का नाम उछाला जा रहा है और निशाने पर है पीएम मोदी। किसी ने कहा कि देश में पुतिन स्टाइल वाली डेमोक्रेसी का मॉडल आने वाला है, तो किसी ने तानाशाही का राग अलापा। जिस तरह पुतिन साहब बैठे हुए हैं, इसी तरह ये भी अपने वजीर आजम को बिठाना चाहेंगे। ये रशियन स्टाइल ऑफ डेमोक्रेसी जो आ रही है, पुतिन स्टाइल ऑफ डेमोक्रेसी जो आ रही है, आपकी नजर में वो तानाशाह होंगे, पर इस देश की हर बूढ़ी माँ, हर बूढ़ा पिता उनको अपना बेटा मानता है। रशियाची शासन यंत्रणा त्या व्यक्तीचं नाव पुतिन। शरद पवार साहेबांसारख्या सिनियर नेत्याने अशा प्रकारची टीका ही त्यांचं फ्रस्ट्रेशन दाखवतं। हिटलर, मंगलसूत्र और फातिहा के बाद भारत के आम चुनाव में पुतिन की भी एंट्री हो गई। दूसरे चरण की वोटिंग से पहले महाराष्ट्र से लेकर कश्मीर तक विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं की जुबान बार बार पुतिन का नाम दोहरा रही है। They want one nation, one election। कि हमने आईन बदलाना है, हमने ये संविधान बदलाना है। ये एक ही दफा इलेक्शन होगा और जिस तरह पुतिन साहब बैठे हुए हैं, इसी तरह ये भी अपने वजीर आजम को बिठाना चाहेंगे। ये क्यों कह रहे हैं कि 2047 तक? क्या ये 2047 तक रहेंगे? फारूक अब्दुल्ला मोदी सरकार के वन नेशन वन इलेक्शन वाले प्लान से नाराज हैं। इसलिए विपक्ष के कई दूसरे नेताओं की तरह उन्हें भी लोकतंत्र डूबता दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की रूस के राष्ट्रपति से तुलना इसी का परिणाम है। वैसे पुतिन का नाम लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर सियासी हमले की शुरुआत की महाविकास अघाड़ी ने। महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन की नुमाइंदगी कर रही उद्धव की शिवसेना और विपक्ष के सबसे बड़े चेहरों में शामिल शरद पवार ने एक साथ तीर दागे। ये रशियन स्टाइल ऑफ डेमोक्रेसी जो आ रही है, पुतिन स्टाइल ऑफ डेमोक्रेसी जो आ रही है, जहां पे विपक्ष को ही खत्म कर दो। कोई भी कैंडिडेट अगर खड़ा होता है तो उसको जबरन उसको डिस्क्वालीफाई करा देते हैं, कुछ बहाना बनाकर उनके रिजेक्ट करा देते हैं और बगैर वोट डाले भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनकर आ जाएं और नरेंद्र मोदी। रशियाचं प्रशासन, रशियाची शासन यंत्रणा आणि त्या व्यक्तीचं नाव पुतिन। आज या देशामध्ये मोदींच्या रूपानं नवीन पुतिन तयार होतोय का काय, ही चिंता या देशाच्या जनतेला। विपक्ष इन दिनों हर चुनावी सभा, हर चुनावी मंच से संविधान को खतरे में बता रहा है। बीजेपी पर तानाशाही की साजिश का इल्जाम लगा रहा है। देश के सबसे अनुभवी नेताओं में शामिल शरद पवार भी यही कहना चाहते थे। इसीलिए बेहद सोच समझकर पुतिन से मोदी की तुलना की तो एनडीए ने भी बिना समय गंवाए जवाब दे दिया। अगर शरद पवार साहब रूस को छोड़कर और पुतिन को छोड़कर उनके खुद के पार्टी पर ध्यान देते तो शायद 50 विधायक उनको छोड़कर नहीं चले जाते। विपक्ष ने हमला किया, एनडीए ने जवाब दिया, लेकिन दोनों तरफ के तेवर साफ बता रहे हैं कि यह मामला अभी थमने वाला नहीं है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कानपुर से आज एक ऐसी दिलचस्प तस्वीर सामने आई। यह तस्वीर 2024 के चुनाव को लेकर शायद हमेशा याद की जाए। दरअसल मामला कानपुर नगर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार आलोक मिश्रा के नॉमिनेशन का था। आलोक नॉमिनेशन के लिए कलेक्ट्रेट पहुंच गए, लेकिन ऐन मौके पर उनके प्रस्तावकों की लिस्ट में शुमार समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक अमिताभ वाजपेयी गायब दिखे। इसके बाद आलोक मिश्रा ने अमिताभ वाजपेयी को फोन लगाया और फिर जो हुआ वो दिलचस्प है, आप जरा सुनिए। अमिताभ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तब तक नहीं जाएंगे जब तक तुम नहीं आओ। नहीं देखो यार, गलत बात है। तुम प्रस्तावक को, अरे हमने कहा प्रस्तावक को बगैर तुम्हारे फिर आज वापस जा रहे हैं, कल फिर आएंगे। है हो अरे नहीं भाई आप, अरे हैं बैरिकेडिंग में खड़े। तो ये तस्वीर सच में दिलचस्प थी।
हालांकि कांग्रेस प्रत्याशी के जोर डालने के बाद अमिताभ वाजपेयी कलेक्ट्रेट पहुंच गए, तब जाकर आलोक मिश्रा ने नामांकन भरा।